तो सेवेंथ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है का चैप्टर नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। और इस चैप्टर में मुगल साम्राज्य के बारे में क्या है, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन का हेडिंग है, दैट इज ऑल्सो मुगल साम्राज्य। तो पहली चीज तो देखिए क्या लिख रखा है कि ये लोग कहाँ से रूल करते थे, दिल्ली और आगरा दोनों जगह से। दिमाग में अगर आपके केवल बैठा हुआ है कि लाल किला है, तो एक लाल किला और कहाँ पर है, आगरा में है, और इवन अकबर वगैरह आगरा से था। था। उसके अगले में आ जाइए। मुगल कौन थे? ठीक है, दो महान शासक वंशों के लोग वंशज थे। माता की ओर से ये लोग चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई है, उसके उत्तराधिकारी थे। बहुत से लोगों को लगता है कि चंगेज खान मुस्लिम था, तो वो मुस्लिम नहीं था, पहला चीज जानेंगे। दूसरा चीज कि आप लोगों को अगर लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे क्रूएल औरंगजेब था और औरंगजेब से क्रूएल कोई हुआ नहीं है, तो चंगेज खान कई औरंगजेबों को मिला करके बना हुआ। ठीक है, आज तक का नोन सबसे बड़ा एम्पायर इसी व्यक्ति ने खड़ा किया है। इसका एक्चुअली में नाम तेमुजीन था। ठीक है, और ये व्यक्ति अपनी क्रूरता के लिए विख्यात था। ऐसा भी बोला जाता है कि इस व्यक्ति के साम्राज्य में इसके मरने के कई वर्षों बाद तक कोई विद्रोह नहीं हुआ है, इसी भय के कारण कि कहीं इसके मरने की जो खबर है, उस समय तो कोई टेलीविजन नहीं होता होगा कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। लोग इसी कंफ्यूजन में थे कि आ व्यक्ति ये सही में मरा है या नहीं मरा है, और अगर हम विद्रोह कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये व्यक्ति जिंदा है, तो ये लौट करके हमारा क्या हाल करेगा। इसीलिए चंगेज खान के साथ हाल में कोई से भी बड़े विद्रोह वगैरह नहीं हुए हैं। बहरहाल यहाँ देखेंगे कि चंगेज खान के तरफ से था ये, पिता के तरफ से, माता के तरफ से, माफ कीजिएगा, और पिता की ओर से ये तैमूर लंग, जो कि लंगड़ा था, नाम था तैमूर और लंगड़ा था, इसीलिए वर्ड आया तैमूर लंग। इसकी मृत्यु मृत्यु कब हुई है? तो 1404 में हुई है। एग्जाम में पूछते हैं ये इंडिया पे कब आक्रमण किया, तो 1398 में। और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कोई नसीरुद्दीन महमूद करके शासक था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहरहाल फिर से यहाँ आते हैं कि ये पिता की तरफ से तैमूर लंग के वंश का था, और माता के तरफ से ये चंगेज खान के वंश का था। ठीक है, और मुगलों को हम लोग मुगल ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मंगोल से मिलता जुलता शब्द है, मंगोल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अभी हम लोगों ने देखा कि चंगेज खान, जिसकी मृत्यु आपको 1227 में हुई है, उसके ये लोग उत्तराधिकारी थे। लिखा भी हुआ है, मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोगों ने बात किया ही कि चंगेज खान इवन औरंगजेब से ज्यादा क्रूएल था। अपने सिपाहियों के लिए इसका क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि जिस शहर से आप गुजर रहे हैं, या तो वहां आप नरमुंडों के ढेर लगा दो, इतने लोगों को मारो और उसके उनके लोगों के कंकाल से एक पहाड़ बनाओ। नहीं तो पहाड़ तो बनेगा, बस अंतर यही होगा कि आदमियों की जगह सिपाही तुम नरकंकाल बना देंगे। ठीक है, तो आप एक अजनबी की तरह इंडिया में रूल करने आ रहे हैं, और आपकी लीगेसी जुड़ी हुई है एक ऐसे क्रूर शासक के साथ जो पूरी दुनिया में अपनी क्रूरता के लिए विख्यात है। तो लोग कहीं आपको उससे रिलेट ना कर ले, इसीलिए मंगोल जो है सो की, या मुगल स्वयं को मुगल कहलवाना नहीं पसंद थे। ठीक है, हाउएवर ये लोग तैमूर के वंश होने पर गर्व का अनुभव करते। ठीक है, और वही लिख रखा है कि तैमूर लंग 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस समय नसरुद्दीन मोहम्मद रूल करता था। ठीक है, अच्छा सोच के देखिए, तो कहने के लिए भी जब मुगलों को लोग बाहरी बोलते होंगे, तो ये लोग बोला करते होंगे कि भैया हम लोग ऐसा बाहरी नहीं है, हमारे पिताजी के वंश ने यहाँ पर 1308 में आकर के कब्जा किया हुआ है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है।
कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं आपको बाबर से रिलेटेड। जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ तैमूर का एक चित्र है, ठीक है। बाबर के दादा का नाम अबू सैद, अगर आप याद रख सकते हैं ये, और अगर नहीं रख सकते हैं तो इसके पिता का नाम कम से कम जरूर याद रखिए। उम्र एक है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और ये भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था, ये फरगना का शासक था जो कि आज के समय में उज्बेकिस्तान में है। दैट मीन्स कि ये उज्बेक लोग थे। पिता का नाम इसके उमर शेख था, उसको आप लोग और ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है ये अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे, अब देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर बाबर के बारे में। कब से कब तक ये आदमी रूल करता है, तो 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। दूसरा आप लोगों को पता ही है कि आपको किन हुआ है, अकबर और हेमू के मध्य। और तीसरा किन के मध्य हुआ है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य, ठीक है। तो 1498 में ये फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी आदमी प्राप्त करता है। पूर्व यहाँ का ये रूलर था इनिशियली का, ठीक है। उज्बेकों के आक्रमण के कारण, अभी हम लोगों ने बात किया ही कि ये जगह उज्बेकिस्तान में आज के समय पड़ता है और वहाँ की एक ट्राइब है उज्बेक। उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसको अपना पैतृक गद्दी छोड़ना पड़ा और तब वो ग्रेजुअली क्या करता है कि 1504 में काबुल पर कब्जा करता है और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराता है, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था। और ऐसा भी माना जाता है कि इब्राहिम लोदी के ही क्लोज रिलेटिव्स ने, उसके चाचा वगैरह ने बाबर को इस चीज फाइट किया था कि ठीक है तुम आकर के इंडिया पे अटैक करो। के चाचा का मानना था कि ये एक लुटेरा व्यक्ति है, ये यहाँ आएगा, कुछ देगा, जो मेरा भतीजा रूल कर रहा है इसको सत्ता से ये हटाएगा और देन ग्रेजुअली। हाउएवर चूंकि इसको खुद क्या किया गया था, फरगना से निकाल दिया गया था, तो ये परमानेंट जगह की तलाश में था। ये अच्छा लगा और ये इंडिया पे कर लिया। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। इनिशियली जो अफगान लोग थे ना, ये मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरे की तरह से हैं। दो मुस्लिम होते हुए भी जो अफगान लोग थे जिनको घाघरा के युद्ध में हराया गया है, ठीक है, ये आपको इमीडिएट आपके लिए डिस्ट्रेस है और इसीलिए इनको भी हराने का काम किया है, तो बाबर का है। इसके अतिरिक्त अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि गोलकुंडा और बीजापुर का अधिग्रहण किसके समय में हुआ है, तो ये दोनों चीजें हुई हैं औरंगजेब में। इसके अतिरिक्त तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किस युद्ध में हुआ है, तो पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से इसका प्रयोग किया बाबर ने, तुगलमा नाम से किया। ये भी एग्जाम में पूछ, और इसके पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, पास 8,000 के करीब आते हैं। 8,000 सिपाहियों से इसने इफेक्टिव जो है सो कि बैटल्स आई और उसके आधार पर इसने क्या किया कि 1 लाख से अधिक लोधी। बहरहाल चूंकि ये जनरल स्टडीज है तो आपको इस तरह का नंबर न तो किताबों में दिया होता है न तो आपको जानने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके ऊपर एक बार आप लोग इस ध्यान। देखिए क्या लिख रखा है। बाबर कब से कब तक रूल किया है, 1526 से 1530 तक। 1526 पानीपत के मैदान में किसको हराता है, इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराता है। 1527 में खनुआ में राणा सांगा को हराता है और ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा भी वैसे व्यक्ति था इसने इनवाइट किया आपको बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए। और ये युद्ध जीतना वास्तव में मुश्किल था आपको के लिए, इसीलिए बाबर खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि अभी तक जितने भी फियर्स हमको कॉम्पिटिटर्स मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा मजबूत ये राणा सांगा था। ये अपनी आत्मकथा में इस चीज को एक्सेप्ट करता है बाबर, और इसकी आत्मकथा क्या है, बाबरनामा है, जो कि तुर्की भाषा का है। चंदेरी में राजपूतों को हराया है 1528 में, और घाघरा अभी आपको बताए हैं कि अफगानों को हराया, एक पर दो नहीं दिया। हुमायूं कब से कब तक रूल करता है, 1530 से 1540 तक, और 1539 और 1540 में दो बैटल्स में
चौसा में और कन्नौज में इसको शेरशाह सूरी हरा देता है और ग्रेजुअली ये भारत छोड़ करके भाग जाता है। और फिर 1555 में ये वापस आता है और 1 साल ही रूल करने के बाद इसकी सीढ़ियों से गिर करके काले की सीढ़ी। अब देखिए क्या लिख रखा है, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। मुगलों में क्या होता था ना कि बड़ा बेटा ही राजा नहीं बनता था, बल्कि यथासंभव राज्य का बंटवारा सारे आपको राजकुमार कर दिया जाता था। हालांकि बहुत से लोग इतने जनरस, इतने उदार नहीं होते, जैसे औरंगजेब आदमी ने किसी राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के साथ किया, बल्कि उसने अपने भाई दारा सिकों की न सिर्फ हत्या करवाई, बल्कि उसके नर मुंड को भय क्रिएट करने के लिए दिल्ली के साथ घुमाया भी। तो हाउएवर हुमायूं दुष्ट नहीं था, उसके पिताजी की इच्छा थी कि राज्य का बंटवारा सारे बच्चों में जाए, ठीक है। तो ऐसा ही उसने किया, जायदाद का बंटवारा भाइयों के बीच किया। और हाउएवर इसका एक भाई था मिर्जा कामरान, जिसने इसके साथ गद्दारी की। उस आकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया और शेर खान, जो कि यहीं रोहतास के रहने वाले थे, हुमायूं को 2 बार डिसिसिव तरीके से हराया। एक हराया 1539 में चौसा में, जहां जान बचा करके भागना पड़ा है हुमायूं को, और डिसिसिव हराया है 1540 में कन्नौज में, ठीक है। और यहां से भाग करके बार बार उन्होंने बात किया कि ये भारत छोड़ने बाध्य हो गया। तो ये कहां पर जाकर के इसको शरण लिया है, ईरान के शाह के दरबार में इसको शरण मिला है, ठीक है। ईरान में किसने मदद की हुमायूं की तो सफाविद शाह ने, ठीक है। 1555 में दिल्ली पर पुनः ये कब्जा करता है, किंतु उसके अगले साल एक इमारत में दुर्घटना में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके ये व्यक्ति मर जाता है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, अकबर के बारे में जानेंगे। 1556 से लेकर के 1605 तक रूल करता है। मात्र 13 साल की अल्प आयु में ये आदमी सम्राट बन जाता है, ठीक है। और 13 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव का अनुभव नहीं होगा, इसीलिए इनकी जो माता है वो क्या करती है, एक संरक्षक नियुक्त करती है, और ये संरक्षक व्यक्ति का बैरम खान था। हाउएवर आगे जाकर के जैसे जैसे अकबर वयस्क होता है, उसको समझ में आती है कि बैरम खान कंट्रोल को, पावर को अपने हाथ में रखना चाहता है, और इसीलिए पदच्युत भी कर दिया जाता है बैरम खान को। देखिए क्या लिख रखा है कि अकबर ने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा, मालवा प्लेटू आप लोगों को पता ही है कि विंध्याचल रेंज और अरावली के बीच में है, ठीक है। आधुनिक समय मध्य प्रदेश के आसपास की जगह माना जाता है, ठीक है। गोंडवाना भी वहीं पे देखेंगे, एमपी की ही कहानी हो गई। तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। एग्जाम में पूछेगा कि इसका कौन सा भाई इसके खिलाफ विद्रोह किया, तो उसका नाम था मिर्जा हाकिम, है। और वैसे ही हुमायूं के केस में हमने कामरान। 1568 में सिसोदियाओं की राजधानी चित्तौड़गढ़ और 1569 में रणथंभौर पर इसने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अपने आसपास सबसे ज्यादा फियर्स फोर्स दिखा राजपूतों के तौर पर, ठीक है। जो महाराणा प्रताप हैं उनके साथ इस व्यक्ति का विवाद काफी चर्चा में रहता है, और हम लोगों को पता है कि कोई हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जहाँ एक बड़ी छोटी सेना लेकर के भी महाराणा प्रताप ने क्या था को कई बार आपको शिकार, अंतोगत्वा हालांकि उनको भी क्या करना पड़ा है, उनकी सेना कम थी, और अंतोगत्वा उनको भी एक स्ट्रेटजिक मूव के तौर पर बैटल से। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, इसके भाई मिर्जा हाकिम का विद्रोह कब का है तो 1579 80 का है। सफाविदों को हराकर ये कंधार पर कब्जा भी करता है और कश्मीर को भी मुगल साम्राज्य में जोड़ लेता है। हालांकि कंधार क्या था कि बहुत स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वाली जगह थी भारत और ईरान के मध्य। हाउएवर कंधार को मुगल कोई परमानेंटली अपने अंडर में नहीं रख पाए हैं, और आने वाले शासकों के समय में, शाहजहां वगैरह के समय में क्या हुआ है, कंधार इनके हाथ में है। इसके अतिरिक्त दक्कन में अभियानों की शुरुआत किसने की है, डिसिसिव आपको अभियान चलाए हैं औरंगजेब ने। हाउएवर अगर एग्जाम में पूछे कि दक्कन में अभियानों की शुरुआत किसने करी है, तो ये करने वाला भी आपको अकबर है, कैसे।
बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया है। ये सारे के सारे जो राज्य थे ना, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के इर्द गिर्द फैले हुए थे। इसके कुछ हिस्से, इसके बेटे का क्या नाम था? शहजादा सलीम था, राजकुमार सलीम था। इसने अपने पिताजी के खिलाफ विद्रोह किया और यही सलीम आगे जाकर के सम्राट जहां है। कहने का मतलब, नाम में पूछ देता है कि जो जहांगीर था, क्या, जो अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था, इसका इनिशियल नाम क्या था? तो सलीम था। आप लोग कमेंट करके हमको ये बता सकते हैं कि किस मुस्लिम सेंट की आपको कृपा से इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो उसके अगले में देखेंगे जहांगीर का शासन काल, ध्यान में रखेंगे 1605 से लेकर के 1627 तक है। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा इसके समय में स्वीकार कर ली। अभी तक जो महाराणा प्रताप वगैरह थे वो कभी भी अकबर के सामने झुके नहीं। हावेवर आगे जा करके क्या हुआ है कि अमर सिंह ने मुगलों की स्वीकार कर ली है। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतया सफल नहीं। अहोम एक क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ पर है ये? तो अहोम डायनेस्टी चलती थी आसाम में। आसाम आज के समय भी जंगलों से भरा पूरा है और जंगलों को पेनिट्रेट करना, वहाँ के स्थानीय टीरे में आपको कब्जा करना बहुत आसान नहीं होगा, इसीलिए अहोमों के लोग नहीं ये पाए। ठीक वैसे ही सिखों से भी इनका झगड़ा तब प्रारंभ हुआ जब जो राजकुमार सलीम जिसने था, इसने क्या किया कि आंशिक तौर से मदद ली सिखों के साथ। ठीक है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट, जो शाहजहां था इसका इनिशियल नाम क्या था? तो खुर्रम था। इसने भी विद्रोह किया, इसने भी सिखों के साथ क्या किया कि आपको मदद ली, और इसी के कारण लिख रखा है कि जो जहांगीर था ये सिखों का हुआ रहता था। ठीक है। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम है? नूर जहां है। इसने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने के प्रयास किए, सफल रहे हैं। पत्नी का नाम क्या है? नूर जहां है। ठीक है। नूर मतलब रोशनी, जहां मतलब दुनिया। उपाधि दी गई थी कि ब्यूटी के कारण मानो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया की है। तो शाहजहां चूंकि अपना बेटा था नहीं, इसीलिए इसको हाशिए पर ढकेलने का कि राज दरबार में इनको। हाँ। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1627 से 1658 तक। ठीक है। इस व्यक्ति ने ओरछा पर कब्जा किया, उसको जानेंगे। ठीक है। कंधार के बारे में अभी हम लोगों ने बताया ही कि सफाविदों के हाथ में चला गया। अगर एग्जाम में पूछे कि कंधार किसके शासनकाल में आपको सबसे ज्यादा आपको मुगलों के हाथ से परमानेंटली चला गया, तो ये शाहजहां ही है। कंधार का सिग्निफिकेंस क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था? तो ये नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन जाना जाता था। बस इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस था, रणनीति था कि इस जगह पर आपने कब्जा कर लिया ना, तो आपने क्या किया कि अपनी को स्थित कर लिया। क्या? उत्तराधिकार के लिए इसके पुत्रों के मध्य युद्ध कब शुरू हुआ है? जब ये बूढ़ा हो गया आदमी, 1657 1658 में। इसमें औरंगजेब की विजय होती है और दारा सिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया और शाहजहां को क्या किया गया? आगरा में कैद कर दिया गया है। दारा सिकोह का नाम इसलिए स्पेशली मेंशन किया गया है बिकॉज शाहजहां का सबसे था और मुगलों में से संभवतः ये सबसे लिबरल आदमी था। ये राजा नहीं बना, नहीं तो ये अकबर से भी ज्यादा लिबरल था। इसने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कुछ वास्तव में काम किए और देश का दुर्भाग्य है कि दारा सिकोह की जगह कोई और देश का वो ये बना, सम्राट बना। बहुत सारी आपको धार्मिक असहिष्णुता की नीति चलाई। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कब उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हुआ? ठीक है। जीता कौन? औरंगजेब। ठीक है। बड़ा बेटा था दारा सिकोह जो फेवरेट भी था शाहजहां का। हाउएवर इस व्यक्ति को बहुत निर्मम
दास वगैरह के साथ भी बदसलूक किया है। और औरंगजेब ने और क्या किया, शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया, और कैद करने के दौरान इसने शाहजहां को पानी तक लिमिटेड मात्रा में दिया। एक लेटर में शाहजहां ने अपने बेटे को ये बोला कि क्या जो हिंदू लोग होते हैं मरने के बाद भी ना अपने पितरों को पानी पिलाते हैं, और एक तुम ऐसे आदमी हो जीवित ही अपने पिताजी को पानी पानी के लिए क्या करते हो, तड़प। ये दारा सिकों का कटा हुआ सर ना आपको थाल में लपेट के गुप्त तरीके से ढक करके शाहजहां के पास आ गया कि देखो कि जिस जो तुम्हारा फेवरेट बेटा है जिसको उत्तराधिकार के युद्ध सपोर्ट किया, उसका मैंने ये हाल कर रखा है। उसका अगला आते हैं औरंगजेब, मिडिवल हिस्ट्री का देन। कब से कब तक ये व्यक्ति रूल किया है, तो 1658 से लेकर के 1707 तक। उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, लेकिन उन्होंने फिर 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। ठीक है, अहोम चूंकि असम वगैरह में बहुत जंगल थे, उन जंगलों को इतनी तीव्रता से आप काट भी नहीं सकते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में कभी भी इनका क्या हुआ कि कब्जा नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम में चले जाइए तो यूसुफ जाइयों ने और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। रीजन यही था कि ये आदमी धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा आपको क्रूर प्रवृत्ति का था, और अन्य धर्म के लोगों को, ईसाइयों को बहुत अलग अलग तरीके से सताता था। हाउएवर इनके पहले के जो शासक थे, जो अकबर है, उनकी वाइफ भी एक राजपूत स्त्री ही थी, और उन लोगों ने एम्पल रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया था, तो इसीलिए ईगो सेटिस्फाइड था राजपूतों का। लेकिन इस व्यक्ति की धर्मांधता के कारण राजपूतों और मुगलों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। अपने समय का दो ये स्ट्रॉन्ग लीडर था, लेकिन इसके मरते मरते तक इतने लोग इससे चिढ़ रखे थे कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया है औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही। आने वाले जो भी शासक हैं, अकबर दो हो गए या जितनों को हम लोग जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं थे। इनकी सल्तनत जो है सो कि इनकी सत्ता केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक कॉन्फाइंड ही थी। ठीक है, और इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। ठीक है, इनके खिलाफ प्रारंभिक मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि इनका अपमान किया, आगरे के अपने दरबार में बुलाया, और इनके बेटे को ज्यादा बड़ी मनसब या ज्यादा सम्मान दिया शिवाजी महाराज से, और इनको जानबूझ करके तीसरी श्रेणी के दरबारियों के बीच खड़ा होने को बोला गया। ये सारी चीजें शिवाजी महाराज एक्सेप्ट नहीं किए। जब उन्होंने क्रोध किया तो शिवाजी को आगरे स्थित किले में ही आपको कैद खाने में कैद कर दिया गया। नाम में ये भी पूछते हैं शिवाजी को कैद कहाँ रखा गया था, तो शिवाजी महाराज को कैद रखा गया था आगरे के किले में। ठीक है, फिर ये वहां से भागे क्यों हैं, कैसे हैं, तो इन्होंने थोड़ा अपना बिहेवियर अच्छा दिखाया, ऐसा रिपोर्ट, फेक एक रिपोर्ट भिजवाया औरंगजेब के पास कि कोई यहाँ बहुत समस्या नहीं है और आपका बिहेवियर बहुत बुरा नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों को इंटरेक्ट करने की परमिशन मिल दे दी गई शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज ने अपने जन्म दिवस वगैरह के अवसर पर बताया कि मैं फलों का वितरण करवाना चाहता हूं, और उसके लिए फलों के बड़े बड़े टोकरे मंगवाए गए, और उसी टोकरों में से एक टोकरे में बैठ करके शिवाजी महाराज खुद वहां से निकल भागे। और चूंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेटजिक प्लान बनाने वाले जो भारतीय राजा रहे हैं उसमें से खुद एक शिवाजी महाराज हैं, तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया ना, जैसे इंडिया का मैप आप देखेंगे ना, दिल्ली यहाँ पर है, महाराष्ट्र यहाँ पर है, तो जब ये भागे भी है ना, तो इन्होंने सीधा रास्ता नहीं पकड़ा है। ऐसा नहीं किया कि दिल्ली से एकदम सीधा आपको महाराष्ट्र की तरफ, ये घूम करके यूपी और फिर उड़ीसा वगैरह होते हुए ये फाइनली आए हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने उस मार्ग को चुना जिस मार्ग पर सबसे कम सिपाही या सबसे कम पहरा होगा। ठीक है, जैसे औरंगजेब ने तो यही सोचा होगा कि अब ये आदमी सीधा मालवा होते हुए क्या करेगा, या राजस्थान होते हुए क्या करेगा कि महाराष्ट्र में भागेगा, और इसी मार्ग पर गुप्तचर या अपनी सेना भेजी गई फॉलो करने के लिए। हाउएवर शिवाजी महाराज ने डबल दिमाग लगाया, और वो यूपी और फिर आपको झारखंड इधर उड़ीसा होते हुए ये
इसके अतिरिक्त देखेंगे कि राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध आपको विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह क्या किया है, सफाविद ईरान भाग गया है। ठीक है, इसको भी जानेंगे। और ये जो अकबर है ये आपको हुमायूं का बेटा अकबर नहीं है, बल्कि आगे आने वाला अकबर है। तो उसके अगले में देखेंगे कि जो छापा मार पद्धति थी ना, उसको मराठों ने यूज किया छत्रपति शिवाजी महाराज के अंतर्गत। और चूंकि मेरी सेना बहुत विशाल नहीं है, लेट से मुगलों के पास अगर लाखों की सेना है, मेरे पास हजार ही है, उनको भी अगर हम स्ट्रेटजिकली इस्तेमाल में लाएं, जैसे 300 मूवी में दिखाया गया है कि एक छोटे से सकरे रास्ते में अगर फंसा लेंगे तो नंबर फिर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखेगा। वैसा ही कुछ स्ट्रेटजी ये लोग यूज करते थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब को ताउम्र परेशान करने कामयाब रहे। क्या यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे, जो एक फैक्ट आपको बार बार हम बोलते हैं कि ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसमें कहीं पे भी हम लोगों ने बात नहीं किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो किस व्यक्ति ने कराया, ठीक है, किस ईयर कराया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको जाननी है पुरंदर की संधि। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। शाहजहां की माँ और जहांगीर की माँ दोनों की दोनों कौन सी थी, राजकुमारियां थी। शाहजहां की माँ कौन थी, तो जोधाबाई थी, ठीक है। और जहांगीर की माँ अर्थात अकबर की पत्नी कौन थी, तो हरखू भाई, जिनका एक नाम मरियम उल जमानी है। ठीक है? तो जहांगीर की इन्हीं माँ के बारे में देखिए क्या लिख रखा है। वो अम्बेर के राजपूत शासक की पुत्री थी। नाम में पूछते हैं कि कहाँ के राजवंश की राजकुमारी थी ये। जहांगीर की माँ कहने का मतलब क्या हुआ, अकबर की वाइफ, अकबर की वाइफ, और इनका लेना देना किससे था, अम्बेर के राजपूत को शासक से। ठीक वैसे ही शाहजहां की माँ जोधाबाई, या जिनको जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन थी, तो ये एक राठौर राजकुमारी थी, और मारवाड़ के राजपूत वंश से इनका लेना देना। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार जैसे कि आप महाभारत देख लीजिए, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और सबसे योग्य भी थे, इसलिए उनको राजा बनाया गया। हावेवर मुगलों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, ठीक है। इनमें कौन सी एक अलग सी प्रथा चलती थी जिसको बोलते हैं सहदा याद। नाम में आपसे यही टर्म पूछा कि सहदा याद क्या है। तो सहदा याद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को ये लोग अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि हुमायूं ठीक ठाक था, इतना बुरा नहीं था। उसके पिताजी की इच्छा थी कि इसी सहदा याद के आधार पर राज्य का विभाजन हो, और अपने भाई मिर्जा कामरान वगैरह के साथ वो बहुत रेस्पेक्टफुली इसने क्या किया, व्यवहार किया, उनको भी सर्टेन राज्य का हिस्सा दिया। और वहीं हम औरंगजेब को भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी सहिष्णु था, न सिर्फ धार्मिक रूप से सहिष्णु था, धर्मांध था, बल्कि अपने भाइयों के प्रति भी सहिष्णु नहीं। ठीक है ना, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इसने कभी भी सहदा याद की प्रथा वगैरह को नहीं। हाँ, इसके अगले में देखिए, क्रोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, जैसे वही महाराणा प्रताप वगैरह की कहानी। हावेवर जब वे हारे हैं तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया है। इसके अतिरिक्त जमीन को लेकर के कैसे ये भू राजस्व वगैरह वसूलते थे, इसको लेकर के थोड़ी बात की गई है। अभी के पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत में क्या इक्ता या मुक्ति कहे जाते थे, और वही इक्तेदार जो भी लोग उन इलाकों पर रूल करते थे उनको इक्तेदार कहा जाता था। और इसी सिस्टम को चेंज कर दिया गया मुगलों ने मनसबदारी सिस्टम से। एग्जाम में पूछे मनसबदारी लाने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो ये अकबर है, ठीक है। क्योंकि बाबर एक बड़े शॉर्ट टाइम के लिए इंडिया में रूल किया, 1526 से 1530 तक, ठीक है। तो उसको समय ही नहीं मिला होगा प्रशासनिक चेंजेस करने का। वो बाहर से आया हुआ, उसको इंडिया के लोग बाहर से आया हुआ एक लुटेरा मानते थे। तो लुटेरा कोई अगर बाहर से आ रखा है तो उसको क्या करना होगा, अपनी यहाँ पर लीगेसी एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे
लड़ाई झगड़े करने होंगे। ठीक वैसे ही हुमायूं ने भी भले राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के साथ बहुत सम्मानपूर्ण तरीके से किया, बट हाउएवर उसके पांव भी कभी इंडिया में पूर्णतया जमे नहीं, और 1540 से 1555 तक वो क्या रहा है, देश से बाहर रहा है। अकबर एक रिलेटिवली योग्य शासक था और उसको वास्तव में प्रशासनिक सुधारों के लिए समय मिला, तो इसी व्यक्ति ने इस मनसबदारी सिस्टम को क्या किया है, इंडिया में इंप्लीमेंट किया है। ठीक है। जो भी मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। अकबर ने एक यूनिक सिस्टम डेवलप किया। जैसे एक सिस्टम होता है कि आप अपनी सेना में आप क्या करेंगे, मिलिट्री वाले लोगों की भर्ती करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे कि भू राजस्व के प्रबंध के लिए किसी अन्य व्यक्ति को रखेंगे। इसने इन दोनों चीजों को, दोनों सेवा संवर्गों को मिला दिया, और इन्हीं दोनों सेवा संवर्गों को मिलाने के कारण क्या हुआ है कि इसने एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया, मनसबदार। ठीक है। लिटरल मीनिंग ऐसे व्यक्तियों के लिए शब्द का प्रयोग होता था जिन्हें कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला हो। लिटरल मीनिंग होता है आपका सरकारी पद, ठीक है, और जिनको मनसब मिली हुई है वो फिर मनसबदार हुए। ठीक है? अब ये वर्ड दो चीजों को डिनोट करता था, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। पद मतलब राज दरबार में आप कितनी क्लोजली खड़े रहेंगे राजा जी के पास, ठीक है, उसी के आधार पर आपका वेतन भी डिसाइड होता था, और सैन्य उत्तरदायित्व भी कि आपको कितनी स्टैंडिंग आर्मी रखनी है। ठीक है, राजा आपसे कितनी सेना एक्सपेक्ट करे। आपने बहुत सारी जमीन कब्जा कर रखा है, कब्जा कर रखा है कहने का मतलब कि आप मनसबदार हैं एक बड़े क्षेत्र के, और जब शासक को किसी युद्ध में सेना की आवश्यकता है तो आप 4 घोड़े वाले सिपाही ले जाकर के खड़े कर दें, सर यही मेरे पास 4 सिपाही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मनसबदार अगर आपको बनाया जाएगा, अगर आपको एक प्रशासनिक पद दिया जाएगा, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी। पद आपका क्या होगा, और ये पद यूजुअली जो भी राजवंश के लोग होते थे, मतलब राजा के भतीजे या और भी उनके रिलेटिव्स, उनको ये मनसबदारी दिया जाता था। कहने का मतलब ये हुआ कि राज दरबार में आप क्लोज खड़े रहेंगे, आपका मनसब जितना कम है उतना ही राज दरबार में आप दूर दूर खड़े रहेंगे, आपका वेतन होगा, और साथ में आपसे कितनी सेना रखना एक्सपेक्टेड है, ये तीनों चीजें बताई जाती थी। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है, एक टर्म है जात, और ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो जात आपकी जितनी होगी, ये जो भी आपको प्रपत्र मिलता होगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता होगा, उसमें आपकी जात मेंशन रहती होगी, और जितना ही ज्यादा दैट मीन्स कि आप उतने ही इलीट हैं, और आपका वेतन भी उसी हिसाब से ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के दौरान ऐसे 29 मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे, और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, अर्थात राज्य का खर्चा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि मनसबदारी के साथ एक निश्चित वेतन भी था, तो कहाँ अकबर को 29 लोगों को 5000 जात के हिसाब से पे करना पड़ता होगा, यही औरंगजेब को क्या करना होता था, 70 को ऐसे पे करना था। मनसबदार जो भी सैन्य उत्तरदायित्व तो आपको सौंपा जाएगा उसी हिसाब से आप घुड़सवार या सेना रखेंगे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे और सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे तथा सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। टाइम टू टाइम आपको निरीक्षण के लिए लाना है अपने सवारों को। ऐसा नहीं हो कि कल को राजा जी की लड़ाई छिड़ जाए और उन्होंने आपके ऊपर एक सैन्य दायित्व रख रखा है और आपने वो पैसा बचा करके अपनी जेब में रख रखा है, तो कल को राजा किसी एक डिसिसिव बैटल में वो हार जाएंगे आपके कारण, क्योंकि वो मान के चल रहे थे कि उस युद्ध में आप 5000 सिपाही लेकर के आएंगे, लेकिन आप 5 भी नहीं ले पाए। तो इसको इंश्योर करने के लिए टाइम टू टाइम अपने सवारों का निरीक्षण करवाते थे। ठीक है, आपको घोड़े रखने होते थे और घोड़ों को दगवाना होता था। अब ऐसा नहीं हो कि आपने 50 सिपाही भर रखे और घोड़े आपके पास एक ही हैं, और राजा को बेवकूफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि एक ही घोड़े को बार बार ले जा करके उसकी प्रदर्शनी करा लेंगे, या 50 सिपाहियों के लिए 5 घोड़े। ठीक है,
तो 50 सिपाहियों के लिए अगर 50 घोड़े अगर होने चाहिए तो इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? घोड़ों को दागते चलिए, ठीक है। ये मार्क्ड वन है, इसको अब हटा दीजिए, ठीक है, ये आपकी सेना में है, ठीक है। या कुछ नंबरिंग सिस्टम जैसा भी किया जा सकता है। अब सेम यही काम सैनिकों का पंजीकरण भी करवाया जाता था। अब मनसबदारों का वेतन कहाँ से आता था? उनका अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में वो पाते थे, जिनको जागीर कहते थे, और इसी भूमि जागीर के कारण आपको इनको जागीरदार कहा जाता था। और ये और कुछ भी नहीं है, लास्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने इक्ताओं के बारे में देखा, जो कि दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित शब्द था, तो वही इक्ता आज के समय में जागीर बन चुका था। हाउएवर, मनसबदारी सिस्टम और मुक्ति सिस्टम में, मुक्ति सिस्टम यही इक्ता वाला सिस्टम था, वो मुक्तेदार भी कहा जाता था या इक्तेदार कहा जाता था। ये मनसबदार मुक्तियों से इस मामले में भिन्न थे कि वे अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। मुक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति को एक जगह अलॉट कर दीजिए, वो उसी जगह पर रहेगा, उसी जगह पर टाइमली क्या होगा कि टाइमली वो टैक्स कलेक्ट करके आपको भेजता रहेगा। हाउएवर, मनसबदारों से ये एक्सपेक्टेड था कि वो बहुत समय राज्य दरबार में व्यतीत करें, तो दैट मीन्स फिजिकल आपका प्रेजेंस आपकी जागीर में नहीं होगा। दरबार कहाँ सर रहा है? दिल्ली या आगरा में, और आपको जागीर दी गई है मध्य भारत में, तो आप परमानेंटली वहां पर नहीं रहते। तो आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपके नौकर आपके लिए राजस्व वगैरह एकत्रित करेंगे, ठीक है। और अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। जमीन कौन सी कैसी है, उससे कितना लैंड रिवेन्यू प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास भी नौरत्न थे, और उन नौरत्नों में से एक सुयोग्य व्यक्ति थे राजा टोडरमल, जो कि भारत में भू राजस्व को व्यवस्थित करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कोई योग्य व्यक्ति औरंगजेब के पास था नहीं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी धर्मांधता के कारण कोई योग्य व्यक्ति उससे जुड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो अकबर के टाइम पे तो इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन कर लिया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। हाउएवर, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, और मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। अभी हम लोगों ने देखा कि 29 बड़े मनसबदार थे अकबर के समय में, इनकी संख्या इनहेंस होकर 79 हो गई है। और आपको भू राजस्व भी बहुत गलत तरीके से कैलकुलेट किया जाता था, तो पता चला कि जो भी मनसबदार है उसको ज्यादा वेतन आप दे रहे हैं उस भू राजस्व के मुकाबले जो वो कलेक्ट करके ला रहा है, ठीक है। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल। इसने 10 साल के लिए 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया है। और इसी सिस्टम को क्या कहा गया? दहसाला सिस्टम कहा गया। क्या है ये सिस्टम, उसको थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। देखिए, एक किसी साल आपकी फसल बहुत अच्छी हो सकती है, एक किसी साल आपकी फसल खराब हो सकती है। इसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी या वेरियस ज्योग्राफिकल टर्म्स कॉन्सेप्ट्स के अनुसार भी चेंजेस है। जैसे भारतीय मॉनसून, इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ एलनीनो होती हैं और कुछ लानीना होती है। जिस साल एलनीनो आती है उस साल आपको कम बारिश होती है, और जिस साल लैनिना एक्टिव होती है उस साल आपको बहुत बारिश होती है, ठीक है? तो कम बारिश आपको एलनीनो के साल क्या होगा? सूखा पड़ेगा, और सूखा पड़ने के कारण फसल की जो पैदावार है वो कम होगी। जिस साल लानीना एक्टिव रहती होगी उस साल भी बारिश अधिक, और बारिश अधिक मतलब बाढ़ के कारण आपकी फसल नष्ट होगी। तो लेट से कि 10 साल में, हर 10 साल में एक बार लानीना एक बार एलनीना आपको एक्टिव होगी। तो 2 साल ऐसा होगा ना कि आपको जो भी आपको उपज है वो कम होगी, और 8 साल जो है सो कि वो उपज आपकी ठीक ठाक या एवरेज होगी, ठीक है। तो टोडरमल ने क्या किया ना कि ऐसे 10 साल तक सर्वेक्षण किया, और उसका जो एवरेज है ना उस एवरेज को लेकर के इन सारे सालों का जो औसत उपज है उसको आकलन किया,
इन 8 सालों के औसत उपज का आकलन किया और इसको 10 से डिवाइड करके एक ओवरऑल आपको भू राजस्व डिसाइड कर दिया गया है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? दहसाला सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। अब देखिए आज के समय में भी ना 22 फसलों के लिए क्या किया जाता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है सो कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है, हर फसल की उत्पादकता या मूल्य अलग अलग होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया, हर अलग फसल के लिए अलग मूल्य निर्धारित कर दिया गया। ठीक है। और इसी दहसाला सिस्टम को जब्ती सिस्टम भी कहा गया, वही यहां पर लिख रखा है। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया? जब्त कहा गया, कि मेरे हिस्से का, राजा के हिस्से का जो भी अन्न है उसको हम जब्त कर लेंगे। ठीक है, वहीं से ये शब्द आया है। और ये कितना होगा? 10 सालों का जो भी आपका उत्पादन हुआ है उसका मोटे तौर पर हम एक एवरेज ले रहे हैं। अब एक व्यक्ति के बारे में देखिए लिख रखा है, अकबर का एक करीबी मित्र था अबुल फजल, है, ये भी नौरत्नों में से आता है अकबर के। इसने उसके शासनकाल का इतिहास लिखा है। ये इतिहास 3 जिल्दों में, जिल्द मतलब हमने को 3 किताबें या 3 चैप्टर्स मानना है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है अकबरनामा। क्या एग्जाम में पूछते हैं अकबरनामा किसने लिखी, तो अबुल फजल ने लिखी। और आईने अकबरी किसने लिखी, तो ये भी अबुल फजल ने लिखी। बहुत लोगों को लगता है कि आईने अकबरी और अकबरनामा दो अलग अलग किताबें हैं, हाउएवर ये एक ही किताब है। देखिए क्या लिख रखा है कि जो तीसरी किताब है ना, उसी का नाम है आईने अकबरी। ठीक है, तो एक ही किताब है जिस किताब का क्या नाम है, तो एक ही किताब है जिसका नाम है अकबरनामा। अब ये अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स इसको कह लीजिए, 3 चैप्टर कह लीजिए, 3 पुस्तकें कह लीजिए। तो ये जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी। पहले वाले चैप्टर में क्या बताया गया है? अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरे में अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण है। और तीसरे में ये सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल इत्यादि का, इसका मतलब तीसरे वाले में प्रशासनिक विवरण है। पहले वाले में अकबर के पूर्वज, दूसरे वाले में अकबर के शासनकाल में क्या हुआ है मोटे तौर पर, और जो प्रशासनिक विवरण है वो तीसरे वाले आपको वॉल्यूम में है। और इसीलिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखा जाए तो ये जो तीसरा वाला चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टैट्स वगैरह भी आपको इसमें दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको राजा टोडरमल क्या करते थे कि बहुत सारे स्टैट्स कलेक्ट करते थे। इस मंडल का, इस सूबे से इतना हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। और ये सारे जो डेटाज वगैरह हैं उन ये अबुल फजल ने अपनी बुक में मेंशन किए हैं। ठीक है। अकबर की नीतियां, अकबरनामा हम लोग ने देखा ही अबुल फजल है, और इसी को आईने अकबरी के तौर पर भी हम कह सकते हैं उसके तीसरे वाले वॉल्यूम को। ये अबुल फजल बताता है कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, और प्रांतों को, स्टेट्स को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक को क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था। और सूबेदार न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। फिर वही बात कि सारी चीजें यहीं पर नहीं लिखा हुआ है, जैसे कोतवाल शब्द जो अभी के समय में काफी प्रचलित है, कोतवाली या कोतवाल, कोतवाल पद का नाम है, और थाने को कोतवाली भी आप कहते हुए देखेंगे। जो भी नगर होते थे उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोतवालों की नियुक्ति की जाती। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसको दीवान कहा जाता था, इसको भी जानेंगे। तो राजनीतिक नियंत्रण रखने का काम सूबेदार, और जो भी आपको फिनेंशियल इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए दीवान होते। ठीक है, उसके अगले में देखिए,
बख्शी किनको बोलते थे? तो बख्शी बोलते थे सैन्य वेतनाधिकारी को। सदर बोला जाता था धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री को। फौजदार कहा जाता था सेना नायक को। और कोतवाल कहा जाता था नगर के पुलिस अधिकारी। है? मीर बख्शी और दीवान म्यूचुअली एक दूसरे को बैलेंस आउट करते थे। मीर बख्शी मतलब जैसे बख्शी यहाँ लिख रखा है सैनिक वेतनाधिकारी, तो इतना हम लोग को अंदाजा चलेगा कि बख्शी कोई सैन्य प्रशासन से संबंधित टर्म है। मीर बख्शी मतलब क्या हो गए? जो आपको राज्य के प्रमुख सेनापति हैं। और मुख्य दीवान जो कि मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पोस्ट थे और ग्रेजुअली एक दूसरे को बैलेंस आउट करते थे, चेक करते थे, ताकि किसी इनमें से एक का प्रभुत्व बहुत ज्यादा ना हो। तो ये सारे टर्म्स अपने को जानने जरूरी है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। मेहरू निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसको नूर जहां का खिताब आपको मिला है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि मेहरू निशा का आरंभिक नाम क्या था, पार्डन मी, नूर जहां का मूल नाम क्या था? तो ये नाम इस मलिका का मेहरू निशा। उसके अगले में क्या लिख रखा है देखिए। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था, ये जगह आगरे के आसपास है, उसने उलेमा ब्राह्मणों, आपको जेsuit पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरथुस धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। और इसके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग भी बनवाया। उस बिल्डिंग को बोलते हैं इबादत खाना। इबादत मतलब पूजा होता है। ऐसी जगह जहां पर आप धार्मिक मामलों पर चर्चा वगैरह करेंगे वो आपको इसे है इबादत खाना। इसके अतिरिक्त इसने सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति की नीति अपनाई। ये धार्मिक सौहार्द पर आधारित है। ये औरंगजेब का ठीक उल्टा आदमी था। औरंगजेब जहां धर्मांध था, वहीं अकबर का मानना था राज्य का विकास तभी हो सकता है जब सारे लोग शांतिपूर्वक रहें। और इसको लेकर के इसने एक अलग से नीति बनाई, सुलह एक कुल, दैट इज सर्वत्र शांति। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भारतीय इतिहास में या कहीं के भी इतिहास में जिन लोगों ने भी उच्च नैतिक मूल्यों को रखा हुआ है, जैसे महान अशोक जैसे हुए, इन लोगों को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलता है और औरंगजेब जैसे धर्मांध लोगों को लीस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो सारे धर्म के लोगों के बीच शांति रहे, इसको लेकर के इसने एक नीति बनाया जिसको बोलते हैं सुलह ए कुल। ठीक है, चित्र भी देख सकते हैं कौन सी बिल्डिंग में चर्चा करता था, तो इबादत खाने। ये अगला एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इस स्पेसिफिक नीति जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, सुलह एक कुल, इस विचार को, इस डॉक्ट्रीन को प्रपोज करने में किसने आपको मदद की अकबर की? तो अबुल फजल ने की। लिख भी रखा है, सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन बनाने में अकबर की मदद की है। और आगे जाकर के इस सिद्धांतों को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। ठीक है, जहांगीर के बारे में एक फैक्ट हम लोगों ने बात किया है कि न्याय की उसने जंजीर लगवा रखी थी। उसको जो भी आदमी पुश करता, जो भी उस घंटे को बजाता, तो उस वो डायरेक्ट उसके पास एक्सेस था जहांगीर तक जाने का। तो ये भी आपको सौहार्द के लिए ठीक ठाक से लोग थे, ये लोग औरंगजेब जैसे दुष्ट लोग नहीं। एक और फैक्ट देखेंगे। मुगलों के कुलीन वंश वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, इनके कारण 17वीं शताब्दी के अंत तक ये लोग अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं सत्ता के शक्तिशाली केंद्र में लगे। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने देखा कि मनसबदारी यूजुअली आपके इन्फ्लुएंस में जो लोग हैं उनको दिया जाएगा या राजवंश को दिया जाएगा। तो जैसे जैसे मुगल कमजोर पड़े हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, या उसके जीवित रहते उसके अंतिम वर्षों में भी, उस समय क्या हुआ है कि जो भी ऐसे लोग थे, इन लोगों ने बहुत सारा धन का संग्रह कर रखा था, प्रशासनिक अनुभव उनको था ही। तो जो राज दरबार है ना, उसके षड्यंत्रों से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ग्रेजुअली दूर दूर के क्षेत्रों में सूबेदार बन के चले गए और ऑलमोस्ट वहां से उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र तरीके से रूल करना शुरू किया। ठीक है, इन नए राजवंशों में आपको हैदराबाद आ जाएगा, निजामों की कहानी, और अवध आ जाएगा, बुरहान उल मुल्क की कहानी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, नए नए राजवंश भी आपको धीरे धीरे करके डेवलप
तो ये कुछ चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं, और इस चैप्टर को अगर आप रिवाइज करेंगे हमारे साथ इस एनसीईआरटी की सीरीज में, ठीक ठाक से 30-40% को मिल जाएंगे, ठीक है? साथ ही साथ जो भी एनालिटिकल पॉइंट भी बताएं, अगर उनको भी नोट डाउन करके रखेंगे तो जो भी मेंस प्रोस्पेक्टिव होता है उसको लिखने में भी शायद ये मददगार होंगी, ठीक है?